बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका के अंतर्गत तीसरा पाठ रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ। आज का आपका पाठ है रीढ़ की हड्डी और हम आपको बता रहे हैं पाठ का सारांश। तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक सामाजिक व्यंग है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह के संबंध में लिखा गया है। एक सामान्य नागरिक रामस्वरूप की पुत्री बीए तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है। वह विचार से सीधी किंतु सिद्धांतों की कटु समर्थक है। इसी कारण वह ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वह लड़कियों के छात्रावास का चक्कर लगाता है, जिसके कारण कई बार पीटा भी जा चुका है। एकांकी का प्राण उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता रामस्वरूप जी का आपसी संवाद है। रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में जाती है तो उसकी आंखों पर सुनहला चश्मा देखकर गोपाल चौंक पड़ते हैं। कई बार के आग्रह के बाद उमा मुंह खोलती है और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाला गोपाल प्रसाद को वह आड़े हाथों लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वह उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत की पोल खोलती है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पड़कर जान बचा सके थे। उमा के मुंह से यह भेद खुलते ही शंकर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वह चुपचाप वहाँ से चल देता है। गोपाल प्रसाद उमा की योग्यतापूर्ण बातें सुनकर अपना संतुलन खो देता है और उपहास में स्थिति में ही नाटक का अंत हो जाता है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस नाटक का सारांश। आइए, इस नाटक का उद्देश्य क्या है, आइए जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तौला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह लताड़ा है। अपने पुत्र के दोषों का न देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है, फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है। लेखक अपने उद्देश्य में सफल है। और आइए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यह है अभ्यास प्रश्न उत्तर। आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, आप ध्यान दें, पहला प्रश्न आपके लिए रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है कॉमास के अंदर है, यहाँ पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो आप क्या करेंगे, आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक विशेष उम्र के लोग अपने ज़माने की खूबियों को याद करके नए ज़माने को कोसते रहते हैं। उनकी बातें सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन दो ज़माने की इस तरह से तुलना करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती हैं। हर ज़माने के अपने मूल्य और जीवन जीने के अपने तरीके होते हैं। जिस तरह से तकनीकी बदलाव हुए हैं, हम देखते हैं कि आधुनिक ज़माना बीते हुए ज़माने की तुलना में प्रगतिशील ही है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास? रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो उत्तर लिखेंगे आप बच्चों। रामस्वरूप की बेटी की उम्र विवाह लायक हो चुकी है।
भारतीय परंपरा के हिसाब से उन्हें जल्दी से कोई योग्य वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय करना है। नाटक जिस समय और परिस्थितियों को बता रहा है उनके अनुसार तत्कालीन समय में लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इस वजह से रामस्वरूप को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने में कठिनाई हो रही थी। वह विवश हो जाता है कि अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को विवाह के लिए छिपा दे। तो ये है बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर होगा आपका, हमारे समाज में विवाह हेतु जब बड़े बुजुर्गों द्वारा रिश्ते परंपरागत तरीके से तय किए जाते हैं तो वर पक्ष को कुछ अधिक ही अधिकार प्राप्त होते हैं। लड़के वाले हर तरीके से ठोक बजाकर लड़की को जांचते परखते हैं। यह बात किसी भी स्वाभिमानी लड़की को नापसंद हो सकती है। उस पर यह आशा की जाती है कि लड़के से कोई भी सवाल न पूछा जाए, जबकि हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि उसकी शादी ठीक होते वक्त उसकी बात भी सुनी जाए। अब यही बात महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आप ध्यान दें, आप लिखेंगे यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो बच्चों आप यहाँ पर अपने विचार भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम भी आपको बता देते हैं। उत्तर होगा, गोपाल प्रसाद के लिए रिश्तों और व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम उनको अपराधी कहेंगे। रामस्वरूप भी एक अपराधी है क्योंकि वे समाज के दबाव में आकर एक पाप कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वहीं रामस्वरूप किसी तरह से अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, यह है आपका पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। तो पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमा के अंदर दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। उमा जो है इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो उत्तर होगा बच्चों, शंकर पिता के सामने किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप बैठा है। यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पिता। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर पिता ना लिखें, यहाँ पर लिखें पिता। क्या लिखेंगे, पिता। तो शंकर पिता के सामने किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप बैठा है। उसमें स्वाभिमान की सख्त कमी है। उसके लिए उसकी अपनी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। यह बात उसके यह मान लेने से पता चलती है कि वह इस बात से आश्वस्त नहीं है कि उसकी पढ़ाई कब पूरी होगी। उसे अपनी होने वाली पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में भी कोई रुचि नहीं है। इस स्वाभिमान को ही लड़के की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तो आप ध्यान दें, ये होगा आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप अपने तर्क सहित उत्तर स्वयं से भी दे सकते हैं कि जो समाज है, समाज को शंकर जैसे लड़के चाहिए या उमा जैसी लड़की। तो उत्तर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उत्तर होगा, शंकर अपने पिता की कमाई पर ऐश करना जानता है, उसके जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं, जबकि उमा में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा है, वह बाहरी दिखावे का विरोध करती है। आज इस समाज को उमा जैसी लड़की की बहुत ज़रूरत है। तो आप ध्यान दें बच्चों कि इस पाठ के अनुसार आज समाज को कैसी लड़की की ज़रूरत है, उमा जैसी लड़की की, ना कि शंकर जैसे लड़के की। आगे सातवां प्रश्न आपके लिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, इस नाटक में दो मुख्य पात्र हैं, उमा और शंकर। देखे थे ना बच्चों आपने, इस पाठ को एक बार आप पढ़ना, अपनी बुक को पढ़ना, आप उसमें देखना कि यहाँ पर जो है दो पात्र मुख्य हैं, यहाँ पर उमा और शंकर। दोनों का व्यक्तित्व तो एक दूसरे के विपरीत है। एक ओर उमा स्वाभिमानी है तो दूसरी ओर शंकर
के पास स्वाभिमान की कमी है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी उसी स्वाभिमानी का सूचक है, इसलिए यह शीर्षक इस नाटक के लिए सटीक है। तो आप ध्यान दें बच्चों, इस प्रश्न को आप ध्यान से लिखें। इसके बाद 8वां प्रश्न आपके लिए, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो आपने पढ़ी थी ना, ये नाटक आपने पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, तो आप एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, इस नाटक के ज़्यादातर संवाद रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के हैं, लेकिन पूरा नाटक उमा पर केंद्रित है। नाटक में शुरू की सारी तैयारी उमा की शादी तय करने के लिए होती दिखाई देती है। नाटक का अंत उमा के मुखर विरोध से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उमा ही इस नाटक की मुख्य पात्र है। तो आप ध्यान दें बच्चों। इसके बाद 9वां प्रश्न आपके लिए, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं आपने बतानी है। और उत्तर होगा आपका, रामस्वरूप आधुनिक ख्याल के व्यक्ति हैं, लेकिन वे जमाने से समझौता करने को भी तैयार रहते हैं। उनके द्वारा उमा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना उनके आधुनिक ख्यालों को दर्शाता है, लेकिन उमा की शादी के लिए कुछ समझौते करना समाज के सामने उनकी मजबूरी को दिखाता है। गोपाल प्रसाद बड़े धूर्त लगते हैं, क्योंकि वे शादी को भी व्यापार समझते हैं। वे उस पुरुष प्रधान समाज के प्रतिनिधि हैं जिसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, 10वां प्रश्न आपके लिए, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है लिखिए, यानी कि इस एकांकी का आपने उद्देश्य बताना है। तो उत्तर लिखेंगे आप, इस एकांकी का उद्देश्य है समाज की विडंबनाओं को दिखाना। एक और समाज आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, तो दूसरी ओर समाज के रीति रिवाजों की बेड़ियाँ उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन हम जानते हैं हर काल में हर समाज में कुछ ऐसे बहादुर और स्वाभिमानी लोग आते हैं जो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। दूसरा लिखेंगे आप, औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना इस नाटक का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है बच्चों, तीसरा है लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। तो यही इस नाटक के उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों इस बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहे तो स्वयं से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कई प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। कहते हैं यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप उसके पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा आज महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदलने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए पुरुषों को शिक्षित करना और उन्हें समझाना होगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।